Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of July 2021. तो 29 जुलाई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो पहला सवाल है मेंडेस प्रिंसिपल्स। मेंडेस प्रिंसिपल्स आर समटाइम्स सीन इन न्यूज़ आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेंडेस प्रिंसिपल्स आपको बताना है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने है। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉन कोअर्सिव इंटरव्यूइंग, सेफगार्ड्स टू बी फॉलोड एट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ethical best practices in the area of genetic testing, या vaccination protocols governing prisoners of war. So this is the Mendes principles options आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शंस आर आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ब्लैक कार्बन इज नॉट हार्मफुल। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ब्लैक कार्बन इज फॉर्म्ड थ्रू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल एंड बायोमास। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि ब्लू कार्बन इंक्लूड्स कोस्टल कार्बन सिंक। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द above. सो प्लीज़ डू टेल अस अबाउट दीज आंसर्स, है ना। मैं थोड़ी देर बाद आपको आंसर्स बता दूंगा। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर द लेसन्स दैट वी कैन लर्न एंड इंक्लूड इन आवर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द जापानीज एजुकेशन सिस्टम। आपको बताना है कि क्या लेसन्स हम लर्न कर सकते हैं, क्या लेसन्स हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉम द जापानीज एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो आज का एडिटोरियल भी इसी पे बेस्ड है। आप मुझे आंसर लिख के बताइए, कुछ कुछ पॉइंट्स अपने तरफ से कम मतलब दे दीजिएगा आफ्टर रीडिंग द एडिटोरियल्स, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस पार्ट को। पहली न्यूज़ है नौका मॉड्यूल। अब ये नौका मॉड्यूल अगर आपसे पूछे यूपीएससी की कहाँ का है, क्यों न्यूज़ में था, तो नौका मॉड्यूल याद रखना, इट्स अ रशियन वर्ड फॉर साइंस। नौका मॉड्यूल जो है वो रशियन वर्ड फॉर साइंस है एंड इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रशिया ओनली एंड इट विल सर्व एज रशियाज मेन रिसर्च फैसिलिटी ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रशिया का मेन रिसर्च फैसिलिटी के रूप में काम करेगा नौका मॉड्यूल। याद रखिएगा, नौका मॉड्यूल इज द मेन रिसर्च फैसिलिटी ऑफ रशिया ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। नाउ इसके पहले एक और मॉड्यूल था जिसका नाम था पीर्स, पीआईआरएस, पीर्स इसका नाम था एंड दैट मॉड्यूल विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस न्यू मॉड्यूल नौका। पीर्स वाज द रशियन मॉड्यूल ऑन द आईएसएस यूज्ड एज डॉकिंग पोर्ट फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड एज अ डोर फॉर कॉस्मोनॉट्स टू गो आउट ऑन द स्पेस वॉक, ठीक है ना। सो पीस जो था दैट वाज एक्चुअली यूज्ड एज अ डॉकिंग पोर्ट फॉर स्पेसक्राफ्ट एंड एज अ डोर फॉर कॉस्मोनॉट्स टू गो ऑन द स्पेस वॉक्स। तो ये आपको याद रखना है। नाउ दिस मॉड्यूल विल ब्रिंग टू द आईएसएस अनदर ऑक्सीजन जनरेटर, अ स्पेयर बेड, another toilet and a robotic cargo crane built by the European Space Agency। तो ये सारी चीज़ें अब इस मॉड्यूल के थ्रू जाएंगी। नौका मॉड्यूल याद रखिएगा, रशियन मॉड्यूल, ठीक है ना। अगली न्यूज़ है कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। याद रखिएगा, मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 एंड दिस बिल विल रिप्लेस द 90-year-old लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927। तो लाइट हाउस एक्ट 1927 का था, लाइट हाउस एक्ट याद रखिएगा 1927 का था, वो रिप्लेस होगा फ्रॉम दिस मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021, मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। नाउ अब ये बेसिकली पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइट हाउस एक्ट कब का था, 1927 का था। दैट वाज फॉर सेफ नेविगेशन, लाइट हाउसेस को मॉनिटर करता था। लाइट हाउसेस आप सबको पता है ना, जब नेविगेशन होता है शिप्स एंड ऑल का, तो लाइट हाउस बने रहते हैं, हाई मास्ट लाइट्स लाइट हाउसेस बने रहते हैं जो कि मतलब कि सेफ्टी सिक्योरिटी मेक श्योर करते हैं कि रात में नेविगेशन ईजिली हो जाए, ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। जब लाइट हाउस एक्ट आया था 1927 पे, दैट टाइम देर वर ओनली 32 लाइट हाउसेज इन द देन ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय केवल 32 लाइट हाउसेज थे। प्रेजेंटली अगर देखें, हम बात करें तो 195 लाइट हाउसेज हैं एंड द नंबर ऑफ एडवांस्ड रेडियो एंड डिजिटल एड्स टू नेविगेशन एडमिनिस्टर्ड अंडर दिस सेड एक्ट। मतलब कि अब क्या, पहले केवल लाइट हाउसेज थे, अब रेडियो डिजिटल एड्स ये सारी भी आ गए हैं। तो अब इन सबको एक साथ मॉनिटर करने के लिए, इन सबको एक साथ रेगुलेट करने के लिए ये आपका एड टू द नेविगेशन बिल आया है, ठीक है ना। मैरीन एड टू द नेविगेशन बिल आया है सो दैट कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर लिया जाए, एडवांस रेडियो को भी, डिजिटल एड्स को भी और लाइट हाउसेस जो हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा।
Now, the new act has been enacted to provide an appropriate statutory framework and reflect the modern role of marine aids to navigation. मतलब कि aids to navigation का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ऐसी हेल्प जो नेविगेशन करने में मदद करे, all the helps that are there for the navigation, proper navigation. अब अगर हम बात करें इस बिल में क्या क्या था, पहली बात तो ये बिल पूरे इंडिया में अप्लाई होगा इंक्लूडिंग वेरियस मैरीटाइम जोन्स, ठीक है ना, टेरिटोरियल वाटर हो, चाहे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो, चाहे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, हर जगह अप्लाई होगा. देन ये बिल डिफाइन करता है एड टू नेविगेशन को एज अ डिवाइस और अ सिस्टम or external to the vessel designed and operated to enhance the safety and efficiency of navigation of vessel and vessel traffic. मतलब कि वेसल की सेफ्टी, वेसल की एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन को इम्प्रूव करने वाला कोई भी ऐसा डिवाइस, सिस्टम या एक्सटर्नल थिंग विच इज़ देयर एंड जो कि डिज़ाइन किया गया हो ताकि जो वेसल है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी ऑफ नेविगेशन ये मेंटेन रहे. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. अगली न्यूज़ जो रहे, अगला जो पॉइंट इसके अंतर्गत है ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर्स हैं. याद रखिएगा, इसमें पूरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर सकती है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट. दूसरा, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी. फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहेगा कि इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल द जनरल एड्स टू नेविगेशन. देन इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एक रेट ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन ड्यूज भी प्रिस्क्राइब कर सकती है. कोई भी शिप वहाँ से आएगा जाएगा तो उससे वो कलेक्ट किया जाएगा एंड ये जो पैसा आएगा जो इससे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा. ठीक है ना, ऐसा इनका कहना है बिल का. ठीक है ना. सो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर इन दिस बिल. इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा. बहुत सारी पावर्स हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही हैं. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकता है किसी भी एड को, एड टू नेविगेशन को अंडर द हेरिटेज लाइट हाउस, मतलब हेरिटेज लाइट हाउस प्रोग्राम के अंतर्गत भी डाल सकता है. तो ये सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसके अलावा बिल ने कुछ पेनल्टीज भी की. अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन लाता है या डिस्ट्रक्शन करता है या रिडक्शन करता है या डैमेज करता है टू एनी ऑफ द एड टू नेविगेशन, देन उसके ऊपर पेनल्टी भी ठोकी जाएगी. ठीक है ना, इसको याद रखिएगा. अगली जो न्यूज़ है वो है नासा इज सेट टू लॉन्च द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. अब नासा जो है वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है, बट लॉन्च करने से पहले भी एक स्पेशल डिबेट वहाँ शुरू हो गया कि क्या इसका नाम चेंज करना है या नहीं चेंज करना है. तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसका है, नासा का है. ठीक है ना. अगली बात हमको डिस्कस करनी कि डिबेट क्या है. डिबेट ये है कि एक्चुअली में जेम्स वेब जो थे वो बदनाम थे अपने समय में. क्यों बदनाम थे? क्योंकि ही वॉज अलेज्ड टू हैव प्रोसिक्यूटेड होमोसेक्सुअल्स व्हेन ही हैड वर्कड टू द गवर्नमेंट. नहीं, जेम्स वेब ने अपने टाइम पे बहुत कांड किए थे और उन्होंने कई होमोसेक्सुअल्स को परसिक्यूट भी किया था व्हेन ही वॉज इन पावर ड्यूरिंग द गवर्नमेंट टाइम. सो देयर इज़ अ ह्यूमन क्राई देयर अगेंस्ट दिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कि भैया ऐसे व्यक्ति के पीछे आप नाम क्यों कर रहे हो. जैसे हमारे यहाँ भी कई चीज़ें हैं, औरंगजेब रोड, ये वो. तो ये औरंगजेब रोड की कोई ज़रूरत है नहीं हमारे यहाँ. क्यों? क्योंकि औरंगजेब वॉज नॉट समवन हु शुड बी एडमायर्ड एंड ऑल, है ना. तो ठीक है, आपने कुछ अच्छे लोगों के ऊपर नाम किया है, अलग बात है, लेकिन ऐसे व्यक्ति हु आर नॉट टेकन वेरी वेल इन द हिस्ट्री, है ना, सो दैट यू शुड अवॉइड, है ना. तो ये यही चीज़ यहाँ पे नासा के साथ भी हो रही है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्यों कर रहे हो. जेम्स वेब टेलीस्कोप याद रखेगा एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है बिटवीन नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में का एक कोलैबोरेशन है. एंड ये जो टेलीस्कोप है इट विल कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप. तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ना, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के मतलब वो कहलाएंगे वंशज बोल सकते हो. वंशज बोलोगे, क्या बोलोगे पता, आई डोंट नो दैट एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन हायरार्की में अभी ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के बाद आएंगे. ठीक है ना. and the telescope will be infrared light, will use the infrared light which cannot be perceived by human eye. तो याद रखिएगा ये इंफ्रारेड लाइट में काम करेगा, तो ये भी आपको याद रखना है. अगली जो न्यूज़ है वो है एग्री स्टैक के रिगार्डिंग. एग्री स्टैक क्या है? सो एग्री स्टैक इज अ प्रपोज्ड कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेसेस फोकसिंग ऑन फार्मर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. तो एग्री स्टैक जो है एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज है, मतलब कोई एक ऐसा डिवाइस नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ
टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेसेस फोकसिंग ऑन फार्मर्स, ठीक है ना, फार्मर्स पे फोकस करने वाला एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल डेटाबेसेस है। ये सारे डेटाबेस विल क्रिएट अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू प्रोवाइड दम एंड टू एंड सर्विसेज अक्रॉस द एग्रीकल्चरल फूड वैल्यू चेन। याद रखिएगा, ये सारे जो डेटाबेसेस हैं ये मिल करके फार्मर को प्रोवाइड करेंगे एंड टू एंड सर्विस अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन, ठीक है ना। तो अक्रॉस द एग्रीकल्चर फूड वैल्यू चेन ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करेंगे। नाउ अंडर दिस प्रोग्राम ईच फार्मर विल, देखो क्या लिखा था, अंडर दिस प्रोग्राम, लेट मी सी दैट, मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना थोड़ा। सो या अंडर दिस प्रोग्राम ईच फार्मर विल हैव अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन या फार्मर आईडी, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम के अंदर हर फार्मर के पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन या एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन रहेगा विच विल बी लिंक्ड टू देयर आधार नंबर, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो आधार से कनेक्ट हो ही जाएगा, फार्मर आईडी को भी आधार से कनेक्ट कर देंगे। एंड डेटा विल बी कलेक्टेड बाय एग्री स्टैक, दिस में इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स, द प्रोफाइल ऑफ लैंड हेल्ड, प्रोडक्शन डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो ये भी याद रखिएगा कि दिस डेटा जो एग्री स्टैक का है दिस में इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स एंड द प्रोफाइल ऑफ लैंड हेल्ड, प्रोडक्शन डिटेल्स एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। तो ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वेंडलिज्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी एक्चुअली में हुआ क्या कि केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट किया था एलडीएफ फ्रंट के कुछ लेजिस्लेटर्स ने। तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के लेजिस्लेटर्स को क्रिमिनल चार्जेस के अंदर प्रोसिक्यूट किया गया। अब उन्होंने अपील ये की थी कि भैया हमको चूँकि हम लेजिस्लेटिव असेंबली में थे इसलिए हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है और हमारे ऊपर इस तरीके से क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता फॉर एनीथिंग सेड एंड डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ मेकर्स कैन नॉट इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि लॉ मेकर्स कैन नॉट इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्ट ऑन पार्लियामेंट और असेंबली फ्लोर्स एंड देन टेक कवर बिहाइंड द राइट टू फ्री स्पीच। यू कैन नॉट टेक अ कवर बिहाइंड राइट टू फ्री स्पीच। ओके, सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। नाउ द कोर्ट हैज रिफ्यूज्ड द केरला गवर्नमेंट प्ली टू विड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। तो ये जो प्ली थी प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने की उसको रिजेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड बोला है कि नहीं, दे विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दिस। एंड उन्होंने क्यों रिक्वेस्ट क्रिएट किया, क्या आपको इतनी पावर है कि आप पार्लियामेंट की या लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर पे इस तरीके से वेंडलिज्म करो। तो नाउ दिस अ गुड थिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्ट ऑफ वेंडलिज्म कहीं भी हो, आउटसाइड द पार्लियामेंट हो या इनसाइड द पार्लियामेंट हो, इट इज़ रॉन्ग एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग, है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेगमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे एडिटोरियल्स हैं आज के। लेट मी टेल यू वन बाय वन। ओके, फर्स्ट एडिटोरियल है अ जजमेंट दैट मस्ट बी टेकन इन द राइट स्पिरिट। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग द रीसेंट जजमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह, पहले तो आप ये याद कर लो कि क्या है ये। तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह जो जजमेंट है ये इट इज़ रिलेटेड टू द 97 अमेंडमेंट एक्ट। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था रिगार्डिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग अभी याद रखना आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया एक पार्ट ऑफ दिस 97th अमेंडमेंट एक्ट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जजमेंट आया था जुलाई 2021 और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। द केस इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द राजेंद्र एन शाह, याद रखिएगा। बैकग्राउंड क्या है कि 15 फरवरी 2012 में एक्चुअली में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो फोर्स में आया था। कब आया था? 15 फरवरी 2012 में। एंड इट ब्रॉट मेनी चेंजेस टू द लीगल रजीम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लीगल रजीम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। पहले जैसे कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक प्रोटेक्शन दिया गया था अंडर आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम वाले राइट्स में इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा ये टर्म जो आर्टिकल 43B है, आई थिंक आर्टिकल 43B अगर आपको याद हो तो दैट इज ऑल्सो देयर विच इंक्लूड्स अबाउट द कोऑपरेटिव्स। देन इट ऑल्सो इंसर्टेड पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच लेड डाउन द टर्म्स बाय विच कोऑपरेटिव सोसाइटीज वुड बी गवर्न। तो पार्ट 9B भी इंसर्ट किया गया। ये सारी चीज़ें इसमें हुई थी, लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि इग्नोर की गई थी। पहली चीज़ तो ये इग्नोर की गई थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है हमेशा से ही उनके अंदर में रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मैनेजमेंट। बट इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद
एक्चुअली में जो टर्म्स थे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे थे, एंड एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिक्टेट कर रही थी कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करेंगे। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें एक गाइडलाइंस की लिस्ट दे दी थी कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो कुल मिलाकर के आप स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर ले रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये गलत थी। दूसरी चीज़ जो इसमें गड़बड़ थी वो ये थी कि चूंकि आप पावर ले रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, तो एक तरीके से ये फेडरल इशू बन जाता है। जैसे ही कोई इशू फेडरल इशू बनता है इंडिया में, तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर वो एक्ट बनेगा तो फिर उसमें आपको रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको स्टेट गवर्नमेंट्स का रेटिफिकेशन भी लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये अगर कोई भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट अगर यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको चेंज करता है, तो उसमें फिर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स लेना पड़ता है एटलीस्ट 50%, है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हुई थी, तो ये दोनों इश्यूज जो थे वो थे, एंड सुप्रीम कोर्ट ने यही हाईलाइट भी किया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला भी कि भैया ये तो गलत है, आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि आप इसको करें और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ना लें, क्योंकि उनके पावर को तो आप ले रहे हैं। पहली चीज़ तो पावर लेना ही गलत है, क्योंकि हमेशा से ये चीज़ रही है, ट्रेंड रहा है कि जो कोऑपरेटिव्स है, इवन फ्रॉम द कॉलोनियल टाइम्स इट वाज क्लियर दैट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो रहेंगी दे शैल बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दे शैल बी द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर बेटर इक्विप्ड एंड वेल they are well prepared also for making these changes to the cooperatives and all, and वही चीज़ यहाँ उन्होंने ली। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर आप इस समय रिसेंट उनका माइंडसेट देखें तो दे आर ऑल्सो 2012 में तो सर चलो यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने किया था, उन्होंने ही ये लॉ लाया था, लेकिन अभी रिसेंटली भी अगर हमने देखा हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट करने का कारण क्या हो सकता है, यही ना कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मैनेज करना है ना, यूज़ करना है। तो यहाँ पर वो चीज़ ऑथर ने उठाई है कि अभी भी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश की गई है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कंट्रोल है वो सेंट्रल अपने हाथ में ले ले। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि यही चीज़ बोली कि जो ये जजमेंट है इसको एक सही स्पिरिट में लेना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए कि भैया स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना शुरू कर दें, है ना, ये नहीं करना चाहिए कि आप स्टेट्स का रेटिफिकेशन लेना शुरू कर दो। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि ठीक है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, एंड जो कोऑपरेटिव्स हैं वो ज़्यादा बेटर मैनेज हो पाएंगे अगर वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत रहेंगे। सो दैट इज़ द थिंग, एंड ये वॉयलेटिव नहीं होगा ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, अदरवाइज इट विल वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ऑथर ने ये भी कहा कि ऑब्वियसली बात है, सेंट्रल को ये भी सोचना चाहिए कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को तो टच नहीं किया है ना, ऐसा तो नहीं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को टच किया हो। तो जब सेंटर ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को टच नहीं किया है, तो फिर ऐसे में आप सेंटर को भी दोबारा से ऐसी कोई जुगत नहीं भिड़ानी चाहिए कि वो फिर से कोऑपरेटिव्स का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगे। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। अगले आर्टिकल में आते हैं, जापानीज़ एजुकेशन स्पेल्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी गई इस आर्टिकल में, और वहाँ से हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में ऑथर ने बताया है। सबसे पहले ऑथर ने कहा कि अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप प्राइवेट एजुकेशन पे करो चाहे आप गवर्नमेंट एजुकेशन पे करो, तो उसमें आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलते हैं, चाहे वो प्राइवेट रिटर्न्स हो चाहे वो सोसाइटल रिटर्न्स हो। प्राइवेट रिटर्न्स जैसे कि आपको वेज मिलेगी, है ना, इंडिविजुअल पढ़ाएगा उसको मिलेगा, है ना, बाद में जब बच्चा काम करके निकलेगा वो जॉब करने लगेगा तो उसको मिलेगा, ठीक है ना। एंड सोसाइटल रिटर्न्स पे मिलते हैं। सोसाइटल रिटर्न्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एजुकेशन से ही सोसाइटल रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे देखो, अपन बोलते हैं ना कि ये सोशल एसेट है। अगर कोई व्यक्ति सोशल एसेट है, इसका मतलब है कि वो देखो बहुत सारे काम सोसाइटी के फेवर में करता होगा, हित में करता होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा करता होगा। और कोई भी व्यक्ति देखो, एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, बिल्कुल सही चीज़ है कि एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, और एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर है तो वो अच्छा काम कर सकता है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन एंड ऑल। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन लगा सकते हो, ठीक है ना, आप ज़्यादा अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ऑथर ने यहाँ पे एग्जांपल दिया है जापानीज़ एजुकेशन का। ऑथर ने कहा कि एजुकेशन हमारी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करता है, एजुकेशन एक्सपैंड्स अवर कैपेबिलिटीज़, है ना। और ये चीज़ हमने पैंडेमिक में भी और देखी है, पैंडेमिक में भी देखो, चाहे पैंडेमिक के बाद ये चीज़ और क्लियर हो गई है कि हमको केवल मतलब ऐसा नहीं करना है कि हम शिक्षा ले रहे हैं तो केवल लिटरेसी को अपने बढ़ाना है, हमको अपने मोरल प्रिंसिपल्स को भी इम्प्रूव करना है, हमको अपने सोसाइटल जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। और वो सारी चीज़ें एजुकेशन चाहे तो आपको करवा सकता है, ठीक है ना।
यहाँ पे ऑथर ने जापान का एग्जाम्पल दिया कि जापान जो है, जापान की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा, वो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ अगर हमने देखा हो तो जापान में जो सिस्टम है, जापानीज जो लोकल्स हैं दे हेल्प अलॉट, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव सोसाइटी। ऑथर का कहना है, ये लिख लो आप लोग पॉइंट, कि जापानीज एजुकेशन सिस्टम मेक देम वेरी कलेक्टिव। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि जापान में कलेक्टिविज्म या कलेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के किए जाते हैं। जैसे कि जैसे वहाँ पे कई एक्टिविटीज़ हैं जिसमें कि आप तभी जीत पाओगे जब तक आपका पूरा ग्रुप नहीं चलता। यानी कि जैसे वहाँ पे हिडन ट्रेजर्स फाइंड करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं, और उसमें वो टीम तब तक नहीं आगे बढ़ पाएगी जब तक एवरीवन एग्री टू समथिंग, सम पॉइंट, सम एजेंडाज। एंड वो सारी एक्टिविटीज़ जो है क्या करती हैं कि कलेक्टिविज्म की भावना डेवलप करती है, डेवलप द कलेक्टिविज्म की वो। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे देखो एक बताया कि 2011 में एक जापान की एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें लोकल्स वर क्यूइंग अप फॉर राशन एमिड द मैसिव डिवास्टेशन। बहुत सारा डिवास्टेशन चल रहा था, सुनामी हिट था उस समय जापान 2011 के टाइम पे, और ऐसे में भी वहाँ पे मैसिव डिवास्टेशन के बीच में भी लोग लाइन लगा करके राशन की शॉप के लिए खड़े थे। अगर हमारे यहाँ ये चीज़ होती तो नहीं हो पाती। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो बिहेवियर है ना, एंड जापान में अभी स्कूल्स और ये सब भी ओपन थे जबकि कोविड चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को भी लेना चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में कि किस तरीके से वो जो ये जो पॉइंट है ना कि मतलब कि इतनी बड़ी डिवास्टेशन के बीच में भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो एटिकेट्स हैं उन पे स्टिक करना, दैट हाउ वी कैन इंक्लूड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, किस तरीके से लोगों को ऐसा बना सकते हैं, दैट वी हैव टू थिंक ऑफ। जापान की जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट रैंक्स टॉप इन द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा, वहाँ पे टॉप में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि वो पीछे रहते हों। एंड एकेडमिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है ना, एकेडमिकली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। जापान के एजुकेशन करिकुलम में बहुत सारे नॉन कॉग्निटिव एलिमेंट्स भी, जैसे कि स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है ना। तो कल्चरल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एजुकेशन भी है, एंड स्पोर्ट्स भी वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है ना। वहाँ पे ची तोकू टाई नाम का एक मतलब कि प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं डिफाइनिंग फीचर ऑफ जापानीज स्कूलिंग। ची मतलब कि नो, यू शुड नो एंड ले एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एबिलिटीज, मतलब यू शुड आस्क, यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। टोकू इज वर्च्यू, मतलब यू शुड नो एंड यू शुड हैव वर्च्यू, मतलब कि यू शुड बी माइंडफुल, यू शुड हैव सेल्फ डिसिप्लिन, यू शुड बी कोऑपरेटिव। एंड लास्ट ताई, जो ची तोकू टाई है, ये तीनों याद रखिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ची, देन टोकू एंड देन ताई। तो ची तोकू टाई क्या है, बेसिकली ची मैंने आपको बताया कि यू शुड हैव नॉलेज, नॉलेज पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया तोकू विच ट्रांसलेट टू वर्च्यू, वर्च्यू है यू शुड बी हैविंग सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव एबिलिटीज, देन ताई विच ट्रांसपोर्ट्स टू बॉडी, तो ये ट्रांसफर्स टू बॉडी। तो ये मतलब कि पहले तो आपको नॉलेज हो, देन आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो, एंड देन आपका मतलब कि फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग भी हो, मतलब यू शुड लुक आफ्टर योर बॉडी एज वेल। तो ताई मीन्स यू शुड बी हैविंग गुड फिजिकल एज वेल एज मेंटल एट्रीब्यूट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। देन इसके अलावा अगर हमने देखा हो तो वहाँ पे जापान में काफ़ी ज़्यादा एक और प्रिंसिपल, एक एकेडमिक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं कैंसी। कैंसी मतलब कि सेंसिटिविटी। वहाँ का एजुकेशन जो है लोगों के अंदर सेंसिटिविटी डेवलप करता है, और सेंसिटिविटी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अगर आप चाहते हैं एक्चुअली में अप्रिशिएट करना ब्यूटी को, नेचर को, या फिर यू शुड हैव अ होल्ड ऑफ सेंस ऑफ जस्टिस, रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड लेबर। ये सारी चीज़ों के लिए आपको सेंसिटिविटी चाहिए। अगर आप किसी की लाइफ का रिस्पेक्ट करते हैं, आपके अंदर सेंस ऑफ जस्टिस है, तो ज़रूर आपके अंदर सेंसिटिविटी भी होगा। तो कैंसी का प्रिंसिपल यानी कि सेंसिटिविटी डेवलप करना। इसके अलावा क्या क्या डेवलप करना, यू शुड बी able to appreciate beauty and nature, you should hold a sense of justice, and you should respect life and labor. So these are the things which the Japanese education system teaches, and वो चीज़ हमको इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड यही चीज़ ऑथर ने बोला है कि जापानीज एजुकेशन जो है बेसिकली वो शेप करता है सोशल बिहेवियर को, मतलब कि एजुकेशन का काम ही है सोशल बिहेवियर को शेप करना। जैसा आपका एजुकेशन होगा, जैसे आप एजुकेटेड होंगे, वैसा आपका सोशल बिहेवियर होगा। और वहाँ पे काफ़ी फोकस किया जाता है मोरल एजुकेशन में, काफ़ी ज़्यादा जापान में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कि मोरली रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना।
एंड यू शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लाइफ फॉर्म। आपको रिस्पेक्ट करना होगा हर लाइफ फॉर्म को, तब जाकर के कहीं आप यू विल हैव अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जैसे जापान का एक एग्जांपल है कि जब व्हेन अ स्टूडेंट क्रॉस अ pedestrian crossing while making a driver wait, he will bow and thank you to express the gratitude। अब ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ अगर ध्यान दो तो हम अगर रोड पार कर रहे हैं और कोई गाड़ी खड़ा हुई है तो भी हम ऐसे चलेंगे जैसे हमने कोई बहुत बड़ा तोप काम कर लिया हो, या हम कहीं के बहुत बड़े सरकार हो जो हमारे लिए सब रुके हुए हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है ना। वो देखा होगा ना आपने, कौन सी मूवी थी वो, अभी रिसेंटली आई थी, कोलार गोल्ड, के जी एफ रोकने के लिए क्या करता है। तो ये इंडिया में ही पॉसिबल है, जापान में ऐसा सिस्टम नहीं है, जापान में खुद ही रुक गए होते। तो वो चीज़ हमको सीखनी ज़रूरी है ना। सो दैट इज़ अ थिंग। फिर यहाँ पे उन्होंने रशियन वर्ल्ड कप का भी एग्जांपल दिया, जहाँ पे उन्होंने मैच जब ख़त्म हो गया था तो जितनी भी सीट्स थी एंड ऑल, दे क्लीन्ड एवरी रो इन द स्टेडियम इन रशिया। तो दिस शोज समथिंग अबाउट अ कंट्री। ये कुछ कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती, बहुत आराम आसान सी चीज़ है लेकिन बहुत बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है एट द वर्ल्ड लेवल, है ना। तो वो चीज़ हमको सीखने की ज़रूरत है। वी शुड ऑल्सो फाइंड सम कॉम्बिनेशन, वी शुड ऑल्सो फाइंड सम सॉल्यूशंस ऑफ दिस। एंड इसके अलावा यहाँ पे कलेक्टिवनेस, जैसे मैंने कहा था कि कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जापान हमेशा से ऐसा रहा है कि डिवास्टेटेड रहा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से अपने आप को बिल्ड बैक बेटर वाला आइडिया किया है। चाहे आप वर्ल्ड वॉर देख लो, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया, उसके बाद वो डिवास्टेटेड थे लेकिन फिर से दे केम बैक स्ट्रांगली। फिर चाहे फुकुशिमा का देख लिया, चाहे सुनामी का देख लिया, बट आफ्टर एवरी इंसिडेंट दे केम बैक स्ट्रांगर। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो कलेक्टिव फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा, लोकल कम्युनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे काम करती हैं, एंड दैट एट्रीब्यूट ऑफ कलेक्टिवनेस वहाँ इंडिया में कहीं ना कहीं मिसिंग है, एंड वो हमको कोशिश करनी है कि वो इंक्लूड हम करें। नो नीड फॉर अ ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी, ये तीसरा आर्टिकल है, नो नीड फॉर अ ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी। अब इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इस आर्टिकल में एक्चुअली दो स्टेट्स को टारगेट किया गया है, यूपी एंड असम को। यूपी एंड असम एक्चुअली में एक ड्रास्टिक पॉपुलेशन पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि पॉपुलेशन रेट को और घटाया जाए, ठीक है ना। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ऑथर का है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो असम हो, अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 10-20 सालों में, तो ऑलरेडी जो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज़ हुआ है दोनों के लिए, है ना। एंड यूपी में ये कहा जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, ऑब्वियसली बात है थोड़ा ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, बट वो भी डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा हो, है ना। तो ये भी चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई कि मुस्लिम्स का भी अगर आप पॉपुलेशन रेट देखें तो वो डिक्लाइन हो रहा है, एंड ऐसा नहीं कि उनका बढ़ रहा हो। हाँ, थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ योर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अदर कम्युनिटीज़, बट फिर भी वो डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर असम में भी सेम है, 92-93 के आसपास अगर हम देखें तो उस समय का जो TFR था वो 3.5 था, अब वो डिक्रीज़ होकर के 1.9 हो गया। सो दैट हैज़ डिक्रीज टू 1.9 इन 2019-20, ठीक है ना। एंड दैट इज़ अगेन अ थिंग विच वॉज देयर। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि देखो कि पॉइंट इज़ दैट कि फर्टिलिटी रेट जो होता है ना वो डिपेंड नहीं करता कि किस रिलीजन पे है ना, रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता। फर्टिलिटी रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रिलीजन, रादर इट डिपेंड्स अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिपेंड करता है सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि एजुकेशन, इनकम, maternal and child health conditions and other associated factors। तो this depends upon education, income, maternal and child health conditions and other associated factors। ये भी आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि यहाँ बनाया गया है ना। दैट इज़ द थिंग। एंड इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑथर ने ये भी कहा है कि आपको देखो अब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी फ्यूचर में अगर आप कोशिश करोगे ना। देखो क्या चाइना ने भी 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी थी, बट बाद में क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये होता है कि वहाँ एजिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा एजड पॉपुलेशन आ जाती है और नए लोग वहाँ मिल नहीं पाते, नए बच्चे नहीं आ पाते, तो ऐसे में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एज्ड हो जाती है और आपके सारे ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो जाते हैं। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स भी मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स रखना ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि बाकी रिसोर्सेज में यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो यही चीज़ ऑथर ने यहाँ बताई है कि ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत आपको आगे भी पड़ने वाली है, इसलिए इस तरीके से हमको कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ऑटोमेटिकली जो डिक्लाइन आप चाहते हो डिक्लाइन हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि डिक्लाइन नहीं हो रहा है, TFR या वो अपने आप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना।
अगली न्यूज़ देखते हैं, चंद्रयान 3 मोस्ट मिशन लाइकली टू बी लेट नेक्स्ट ईयर। तो 2022 के लिए प्लान किया गया है चंद्रयान 3 को। नाउ द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 विल बी प्लान फॉर चंद्रयान 3। आप सबको पता होना चाहिए कि 2008 में चंद्रयान 1 गया था, 2008 में चंद्रयान 1 था। चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में था, जिसमें कि आपको पता होगा कि विक्रम लैंडर था एंड प्रज्ञान रोवर गया था। GSLV Mark 3 GSLV MK3 में गए थे ये। एंड उसमें विक्रम लैंडर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। द लैंडर वाज मतलब कि उसमें कंट्रोल लैंडिंग नहीं हो पाती, इट वाज देयर अ क्रैश एंड दैट इज हाउ इट समहाउ दिस विक्रम लैंडर वाज फेल्ड इन दैट। सो चंद्रयान 3 जो है वो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 के लिए प्लान किया गया है। अगली न्यूज़ है, PM टू रोल आउट एकेडमिक क्रेडिट बैंक। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको याद होना चाहिए कि उसमें एक प्रिंसिपल लाया था क्रेडिट ट्रांसफ़र का। क्रेडिट ट्रांसफ़र मतलब कि आपकी जो क्रेडिट रहेगी, एजुकेशनल क्रेडिट रहेगी, वो ट्रांसफ़र हो जाएगी फॉर विच विल अलाउ यू टू हैव मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन हायर एजुकेशन एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ठीक है ना। तो आपके पास मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे, आप अपने क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो बाद में। तो एक क्रेडिट बैंक की तरह ये रहेगा, जिसमें कई बार आप जाएंगे, कई बार आप निकालेंगे, कई बार आप जाएंगे, कई बार आप यूज़ करेंगे। तो यू कैन यूज़ योर क्रेडिट्स फॉर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस इन द हायर एजुकेशन एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। ठीक है ना। याद रखिएगा, दूसरे जो रिफॉर्म्स है जैसे कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया या 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये अभी रेडी नहीं है, लेकिन जो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं ये रेडी हो चुका है। जो क्रेडिट वाला प्रिंसिपल है रेडी हो चुका है एंड दैट विल बी सून इन एप्लीकेशन। आई थिंक थर्सडे को ये एप्लीकेशन में आ जाएगा और करेंटली जो इस सेशन 2021-22 का सेशन है वहीं से ये लागू हो जाएगा। ठीक है ना। ऑल द इंस्टीट्यूशन विच आर रेडी टू इंक्लूड दिस दे कैन हैव दिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। सो यहाँ पे चाइना और तालिबान मिल करके एक दूसरे के साथ गले लग रहे हैं और एक दूसरे को चिकोटी काट रहे हैं ना। तो ये बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, एक दूसरे के साथ मज़ा आ रहा है तालिबान के साथ चाइना को। मतलब देखो यार, क्या ही बोलूँ। आंसर्स बता देता हूँ आज के क्वेश्चंस के। मेंडेस प्रिंसिपल्स ए आंसर रहेगा, नॉन कोअर्सिव इंटरव्यूइंग से रिलेटेड है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक निकालता है। एंड तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 2 एंड 3, क्योंकि ब्लैक कार्बन जो है वो हार्मफुल होता है, उसमें लिखा है ब्लैक कार्बन हार्मफुल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 2 3 सही थे। ठीक है ना। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।